नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार के अंदर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारे गरमाते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जा रहा है जिस तरीके से नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच यहां पर नोकझोंक चल रही है, उसके बाद एनडीए गठबंधन की सरकार बनना आगे आने वाले समय में मुश्किल नजर आ रही है। देखा जाए तो नीतीश कुमार जिस तरीके से चुनाव को लेकर अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने एक बड़ा बयान देकर बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी है। दरअसल पशुपति पारस ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के 243 उम्मीदवार उतारने की बात की है। इसके बाद यहां पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने उनकी बयान पर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि अगर पशुपति पारस चाहते हैं तो बेशक यहां पर उम्मीदवार उतारें, क्योंकि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सब आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे में अब बिहार में पशुपति पारस के इस ऐलान के बाद क्या कुछ यहां पर तमाम सियासीकरण बदलने वाले हैं, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे आगे क्या कुछ बिहार की राजनीति में होने वाला है। हमारे साथ शालिनी मौजूद है। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शालिनी, क्या कुछ लगता है बिहार के अंदर मची हुई है खलबली और ऐसे में पशुपति पारस का 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ये बयान क्या बिहार में नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आएगा क्या? क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से एनडीए गठबंधन की सरकार के तहत यहां पर चिराग पासवान 5 सीटें जीतते हैं और ऐसे में चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों चाचा भतीजे होने के बावजूद अलग अलग एक दूसरे से देखे जाते हैं। तो क्या यहां पर पशुपति पारस चिराग पासवान और उसके साथ साथ एनडीए की मुश्किलें बढ़ाएंगे? क्या कुछ होने वाला है, क्या लगता है शालिनी? देखिए मनीष, जिस प्रकार से पशुपति पारस ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो बिहार में आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसको लेकर वो अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे, तो यहाँ पर हर एक नेता यही चाहता है कि वो इस विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे और जीत दर्ज करता हुआ नजर आए। अब पशुपति पारस ने अगर ये ऐलान कर दिया है तो ये ऐलान गलत नहीं है, क्योंकि जब आम चुनाव अभी बीते, जब लोकसभा चुनाव जीते तो उन्हें उम्मीद थी कि सीट बंटवारे के तहत उन्हें कुछ सीटें दी जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर देखा गया कि उनके जो भतीजे हैं चिराग पासवान, भारतीय जनता पार्टी उन्हें 5 सीटें दे देती है और यहाँ पशुपति पारस के खाते में एक भी सीट नहीं आती है, जिसकी नाराजगी भी देखने को मिली। यहाँ पर पशुपति पारस जो है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हुए और अलग भी हो गए, लेकिन कुछ ही समय बाद वो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाते हैं। ऐसे में अगर उनका दोबारा से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना, तो ये बताता है कि उन्हें इस बात का डर है कि अगर वो विपक्ष की ओर जाते हैं, इंडिया गठबंधन की ओर जाते हैं, तो उन्हें वो फायदा नहीं मिलेगा जो भारतीय जनता पार्टी में उन्हें मिल सकता है। ऐसे में वो नाराजगी खत्म होती है, उनकी अमित शाह से मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद यहाँ पर देखा जाता है कि पशुपति पारस चिराग पासवान के समर्थन में आ जाते हैं। हम जब चुनाव प्रचार चल रहा होता है तब वो कहते हैं कि यहाँ पर वो चिराग पासवान यानी कि अपने भतीजे के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे, जब उनको ज़रूरत पड़ेगी मेरी तो वो हमेशा उनके लिए तत्पर खड़े रहेंगे। तो ऐसे में चिराग पासवान को लेकर पशुपति पारस पूरी तरीके से उनका समर्थन करते हुए दिखाई दिए। उनकी जो नाराज़गी थी तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। अब जिस प्रकार से उन्होंने ऐलान किया है कि वो बिहार में सभी सीटों पर, यहाँ पर 243 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे, तो अगर उम्मीदवार मैदान में उतारते हैं तो कह सकते हैं कि कुछ जो सीटें हैं वो जीत दर्ज करके लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल सकते हैं, अपनी पार्टी के खाते में भी डाल सकते हैं, क्योंकि गठबंधन तो है। और इस गठबंधन के तहत ये देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सरकार बनाई है। इस बार पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर नहीं आई, गठबंधन के साथ आई है। तो अगर यहाँ पर पशुपति पारस की बात की जाए, हालांकि उन्होंने कोई सीट ना ही उन्हें मिली और ना ही उन्होंने किसी सीट पर जीत दर्ज की, लेकिन फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ऐसे में चुनावी मैदान में अगर उनका उतरना ऐलान कर दिया गया है, फिर भी ये कहा जाता है कि बिहार में अगर जेडीयू के साथ भारतीय जनता पार्टी उतरती है तो जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी, क्योंकि अभी जो दमखम है बिहार में वो तो नीतीश कुमार का ही है। जी बिल्कुल। अब नीतीश कुमार के दमखम के आगे कितनी सत्ता चलने वाली है ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से बिहार की सियासी हलचलें तेज होती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू के बीच यहाँ पर खींचतान देखी जा रही है, तो उससे आगे आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव 2025 में होने हैं उसमें कहीं ना कहीं जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे से अलग होते हुए भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सम्राट चौधरी यहाँ पर सीएम बनने के दावे ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार यहाँ पर
कुछ भी इस बात पर बोलती हुई नजर नहीं आ रही है, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह जैसे बड़े लीडर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ भी इस पर बयान नहीं दे रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो सम्राट चौधरी जिस तरीके से आक्रामक हो रहे हैं और हाल ही में उनको जो अध्यक्ष पद से हटाया गया, दिलीप जायसवाल को अध्यक्ष बना दिया गया, तो क्या यहाँ पर वाकई अब सम्राट चौधरी के हाथ से उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जा सकती है? तो शालिनी, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से सम्राट चौधरी यहाँ पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, तो क्या अब अध्यक्ष पद छीनने के बाद बिहार में उप मुख्यमंत्री पद का कहीं ना कहीं उनके हाथ से निकलता हुआ नजर आएगा? क्या लगता है आपको? मनीष, यहाँ पर बिहार की अगर बात हो रही है और बिहार में सम्राट चौधरी की जो भूमिका है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उनके बयान जो है नीतीश कुमार के खिलाफ रहे हैं हालांकि, लेकिन जब से नीतीश कुमार एनडीए में आए हैं, नीतीश कुमार को लेकर वो उनके समर्थन में ही बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ जाकर कोई बयान नहीं दे रहे। लेकिन इससे पहले देखा गया था कि उन्होंने कई ऐसे बयान दिए थे जो नीतीश कुमार के खिलाफ थे। उन्होंने अपने मुंह खुलवाने की बात की थी, सर मुंडवाने की बात की थी, तो वो सब नीतीश के खिलाफ बोले हुए बयान थे। लेकिन अब नीतीश कुमार एनडीए की सरकार में है, तो ऐसे में सम्राट चौधरी यही चाहते हैं कि नीतीश के नेतृत्व से अगर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होती है बिहार में, तो वो यही चाहेंगे कि बिहार में नीतीश के नेतृत्व से ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े और जीत दर्ज करे। लेकिन फिर भी यहाँ पर नाम सामने आ रहा है कि जिस प्रकार से अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है, क्या डिप्टी सीएम के पद से भी हटाया जाएगा, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये केवल कयास है और कयासों के दौर पर हम ये नहीं कह सकते कि सम्राट चौधरी से उनका डिप्टी सीएम का जो पद है वो भी छीन लिया जाएगा, क्योंकि सम्राट चौधरी की भूमिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है बिहार में। और इसीलिए जो ये अटकलें लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार को टक्कर देंगे सम्राट चौधरी, या जीतन राम मांझी का बार बार नाम सामने आ रहा है कि वो भी यहाँ पर ऐलान कर रहे हैं कि उन्हें भी विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरना है और कम से कम 20 से 25 सीटें उन्हें चाहिए। तो जिस प्रकार से खुद के ही नेता यहाँ पर मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है। और सम्राट चौधरी की अगर बात हो रही है तो सम्राट चौधरी का बिहार में दबदबा है, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी महत्वपूर्ण यहाँ पर जिम्मेदारी निभाते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को वो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री बने, डिप्टी सीएम अगर वो है। मुख्यमंत्री के चेहरे पे हालांकि काफ़ी नेता हैं जो देखते हैं बिहार में अपने आप को, यहाँ पर लालू प्रसाद यादव की बात की जाए तो वो चाहते हैं कि उनके बेटे जो हैं तेजस्वी यादव वो मुख्यमंत्री का चेहरा बने, जीतन राम मांझी अपने आप को चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बने, सम्राट चौधरी भी यही चाहते हैं, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो सम्राट चौधरी चाहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए, लेकिन देखा जाए तो एनडीए गठबंधन के माध्यम से केंद्र में बनी सरकार को अगर ध्यान में रखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाएगी जिससे नीतीश कुमार केंद्र की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लें, क्योंकि बिहार के अंदर भी एनडीए की सरकार है और केंद्र के अंदर भी एनडीए की सरकार है। और अगर ऐसे में बिहार में यहाँ पर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया जाता है, मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाता है, तो वाकई नीतीश कुमार बेशक यहाँ पर केंद्र की सरकार से भी बगावत करते हुए नजर आएंगे और जेडीयू के माध्यम से अकेले के दम पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरीके का नीतीश कुमार का कद फिलहाल बिहार की राजनीति में है, उसके माध्यम से आने वाले समय में वो अकेले के दम पर भी कहीं ना कहीं चुनाव जीत सकते हैं। तो अब ऐसे में बिहार की राजनीति में आगे क्या कुछ होने वाला है, इस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।